सो हेलो एवरीवन एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और अभी तक अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। जितने भी बच्चे नए हैं, सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। यानी इससे पहले 2 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने अब आवेश के क्वांटिकल सिद्धांत को, आवेश द्रव्यमान के संबंध को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई खास अच्छा लिखता नहीं हूँ, फिर भी उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक है उसके अंदर अपन कूलम का नियम देख लेंगे, थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र को देख लेंगे, विद्युत बल रेखाओं को देख लेंगे। देखो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सिंसियर टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अभी शुरुआत में अपन स्टार्टिंग कर रहे थे। अब थोड़े से टॉपिक थोड़े से हार्ड आएंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ पोर्शन आपको याद करने को दूंगा। वो याद करने को क्यों होगा? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 11th को बिल्कुल बर्बाद करके आए, क्योंकि मैं 12th में आया था तो मेरा भी ऐसा ही था। 11th बिल्कुल पढ़ा नहीं था। तो जो 11th के पाप हैं वो थोड़े से आपके ऊपर लोड होंगे, है ना। जैसे अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं आता समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका प्रयोग बार बार होगा, लगभग हर चैप्टर के अंदर प्रयोग होगा, तो धीरे धीरे आपके भेजे में घुसेगा। लेकिन मैं उस पर पर्टिकुलर टॉपिक बना के उसको समझा नहीं सकता। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के दे दी है कि आप वहाँ से उसको समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जितने भी चैप्टर चलने वाले, जितने भी टॉपिक चलने वाले, उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ी बहुत 11th की यूज होती रहेंगी, तो उनको टाइम टाइम पर आपकी समझ में आता रहेगा, है ना। ओके, तो थोड़ा थोड़ा डाउट अगर आपका बचता है उनको लेके, तो मैं आपको बता दूंगा कि इनको आप करते चाहिए कंटिन्यू, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फिर आज का जो टॉपिक है कूलम का नियम और विद्युत क्षेत्र वगैरह। अभी तक आवेश तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। आवेश क्या होता है? जैसे आवेश को अपन जनरली किससे दर्शाते हैं? क्यू से, है ना। कैपिटल क्यू से दर्शाएंगे यहाँ पर, क्यू से, इस तरीके से क्यू से आवेश को अपन दर्शाते हैं। ओके, तो कूलाम कौन थे? कूलाम एक व्यक्ति का नाम था। आप उन सिंपल सी भाषा में उनको कूलाम बाबा कहेंगे। तो उन्होंने एक नियम दिया था। अब पहली बात तो ये कि उन्होंने ये नियम दिया कहाँ से दे देते हैं ऐसे नियम? तो देखो, किसी भी चीज़ के ऊपर वो शोध करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर शोध करते हैं। शोध करने के बाद जो उन्हें परिणाम मिलते हैं उनको फिर वो मैथमेटिकल इक्वेशन में डालते हैं, गणितीय भाषा में लिखते हैं, है ना। और उसी को फिर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कूलम बाबा ने क्या किया? उन्होंने भी इस तरीके से कुछ गणितीय निरूपण निकाला था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटों से पाया कि मेरे पास 2 आवेश हैं, वो रुके हुए हैं, यानी 2 स्थिर आवेश हैं। पहला पॉइंट तो स्थिर आवेश है ना। 2 स्थिर आवेश हैं या बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश भी है। बिंदु आवेश यानी छोटे छोटे से 2 आवेश हैं, है ना। एक का मान है Q1 और एक का मान है Q2, ये 2 आवेश हैं। तो इन दोनों आवेशों के ऊपर जो लगने वाला बल होता है, इन दोनों आवेशों के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो समानुपाती होता है इन दोनों के मान के गुणनफल के, इन दोनों के मान के गुणनफल के। देखो ये मैं शॉर्ट मैप बनवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रिवीजन करने के लिए आपके काम में आ सकते हैं, लेकिन इनसे पढ़ना मुश्किल होगा। जो थ्योरी है वो आपको नोट्स में मिलेगी, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ज़्यादा जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। ओके, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, Q1 और Q2 इनके गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2 कर दो, दोनों का गुणनफल कर दो, इसके समानुपाती होता है इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, है ना। इसको मैं ब्लैक पेन से दर्शा देता हूँ थोड़ा, यानी जो F है वो प्रोपोर्शनली होता है Q1 इंटू Q2 के। ये कूलम बाबा ने सबसे पहले हमें बताया था, है ना। थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं इसका और कलर रेड रखते हैं। तो ये बता के गए थे कि F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के। ओके, अब जिन भी बच्चों को नहीं पता समानुपाती क्या होते हैं वो थोड़ा सा इधर देखें। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा। तो अभी अपन समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को समझ रहे थे। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप 10th 11th में समझ लेते हो, बट नहीं समझा तो अभी यहाँ पर ध्यान दो। मेरे पास कोई भी राशि है, उसको मान लीजिए मैं n से दर्शा रहा हूँ और यहाँ पर उसको f से दर्शा रहा हूँ। मेरे पास 2 राशियाँ हैं, उसकी जो भी वैल्यू है वो बाय एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। यहाँ पर भी मेरे पास कोई वैल्यू है वो बाय बटा एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अब बाय की वैल्यू कितनी है? बाय की वैल्यू है 2। बाय की वैल्यू क्या है? 2। और यहाँ पर भी बाय की वैल्यू क्या है? 2 है। नहीं, बाय की वैल्यू को यहाँ पर अपन थोड़ा सा 10 लेके चल रहे हैं। मान लो बाई की वैल्यू क्या है? 10 है, ठीक है। यहाँ पर बाई की वैल्यू क्या है? 2 है। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये एक कांस्टेंट राशि है, यानी कि 2 के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर ये जो 10 है ये भी कांस्टेंट राशि है, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन इनके अंदर एक और राशि है जो कि है x। इसको थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर एक और राशि है एक्स स्क्वायर ये, और यहाँ पर भी एक राशि है एक्स स्क्वायर। ये परिवर्तित हो रही है, इसके मान में चेंजेस हो सकते हैं। तो जब इनके मान में चेंजेस हो सकते हैं तो फिर इसका मान बदलने पर इसका भी मान बदलेगा, n का या फिर f का, सीधी सी बात है।
लेकिन बाय कांस्टेंट राशि है। तो जब भी इस तरीके से एक राशि कांस्टेंट हो और दूसरी राशि बचे, यानी इन दोनों के ऊपर कोई राशि डिपेंड करे, तो इसे कहते हैं आपको निर्भरता। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एन जो है एक्स स्क्वायर के ऊपर निर्भर कर रही है, क्योंकि बाय कांस्टेंट राशि है। एफ जो है ये भी एक्स स्क्वायर के ऊपर निर्भर कर रही है ना, यानी वो एक कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशि को भी मैंने एक से दर्शा दिया, कांस्टेंट राशि को एक से दर्शा दिया। तो एन प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, एफ प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के। इट मीन्स कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में कोई परिवर्तन करता हूँ तो इसी रेशो में परिवर्तन एन के अंदर आएगा। देखो कैसे, एन बराबर है बाय एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पर पहले एक रख के देखता हूँ, फिर एक्स की जगह पर 2 रख के देखता हूँ, फिर एक्स की जगह पर 3 रख के देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वी आर ऑल नो दैट एन इज इक्वल टू क्या है, बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स। एक्स की जगह पर तो मैंने क्या रख दिया, पहले एक कम करो, बाय की जगह पर कितना है, 2 है। एन बराबर क्या है, बाय, बाय की जगह पर क्या है, 2 है। एन बराबर क्या है, बाय, बाय की जगह पर क्या है, 2 है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह पर अपन ने यहाँ पर 1 रख के देखा है, 2 रख के देखा है, 3 रख के देखा है। तो एक्स की जगह पर 1 रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया, और एक्स की जगह पर 3 रख के देख लिया। ओके, अब मैं इनको शिफ्ट करने वाला हूँ थोड़ा सा, चलो पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा इसको इधर, ठीक है ना। अब बोलोगे एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है, तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू क्या है, बाय एक्स स्क्वायर। बाय की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2। एक्स की जगह पर 1 रख के देखा तो 1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर, बाय की जगह पर 2 है, एक्स की जगह पर 1 रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया, 3 रख के देख लिया, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब 2 गुणित 1 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा, है ना। यहाँ पर 2 गुणित कितना कर रही है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 करके देख लेना मेरे भाई। 3 का वर्ग होता है 9, 9 का 2 में गुणा करोगे तो 18, तो 2 8 18, इस तरीके से, है ना। तो देखो क्या ये एन प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, करके देखो। एक्स की जगह पर 1 रखो, एक्स की जगह पर 1 रखो, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1, तो एन यहाँ पर प्रोपोर्शनली किसके निकल के आ रहा है, 1 के, यानी एन में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना है, 1 का। अब एन एक्स की जगह पर 2 रख के देखो, एन बराबर एक्स की एक्स की जगह पर 2 रख के देखो, तो 2 का वर्ग एन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एन प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स की जगह पर 2 है तो 2 का वर्ग 4, है ना। तो एन में वृद्धि कितनी हुई है, 4 से, है ना। तो एन की वैल्यू आप शुरुआत में कितना मान के चल रहे हो, 2 मान के चल रहे हो, है ना। जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो उसकी वैल्यू आप 2 मान के चल रहे हो, ठीक है, मान के चलो, इतना मान के चलो। तो वैल्यू कितनी है उसकी, 1 गुना। अब जब मैंने x की जगह पर 2 रखा, यहाँ पर ध्यान दो, जब मैंने x की जगह पर 2 रखा तो n प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो n प्रोपोर्शनल है किसके, 4 के, कितने, 4 के। 4 के प्रोपोर्शनल होने का मतलब वो कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर देखो 2 का 4 गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा, 8, तो ये 2 से डायरेक्ट कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है कि नहीं। अब x की जगह पर 3 रख के देखो, तो 3 का वर्ग हो जाएगा कितना, 9, n प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, यानी कितना बढ़ गया, 9 गुना, है ना। तो 9 में 2 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 18, तो 9 गुना बढ़ा है कि नहीं, बढ़ा है कि नहीं, यही तो कह रहा हूँ। अगर आप x को 3 कर रहे हो, x की वैल्यू, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो पहली जो राशि थी x बराबर 1 था, उससे कितना बढ़ गया ये, 9 गुना, 9 दूनी 18। अब x की वैल्यू मान लीजिए मैंने रख दी, n प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, राइट। x की वैल्यू मैंने रख दी मान लीजिए 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, यानी n कितना हो गया, 16 गुना, n कितना हो जाएगा, 16 गुना। और x की जगह पर 4 रख के देखिए, बराबर क्या है, n बराबर y की वैल्यू तो 2 दे रखी है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, x कितना मान के चल रहे हैं, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32। शुरू में राशि कितनी थी, 2, है ना। तो n कितना बढ़ रहा है, 16 गुना, तो 2 का 16 गुना करना, 16 दूनी 32, 32 तो यहीं पर निकल के आ रहा है। इट मीन समानुपाती का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो। आप जितना इसमें परिवर्तन कर रहे हो उतनी ही राशि से दूसरी संख्या बढ़ रही है, इसी को तो समानुपाती कहते हैं। तो ये समानुपाती का कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि इसमें चीज़ें बढ़ती नहीं है। जैसे 2 का 4 गुना 8 हुआ, है ना, फिर 9 गुना 18 हुआ, फिर 16 गुना 32 हुआ, इसमें उल्टा होगा। मैं कह रहा हूँ ना एफ प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, यानी मैं एफ प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, यानी मैं एक्स की जगह पर 3 रखूँगा, एक्स की जगह पर 3 रखूँगा तो एक्स स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, यानी ये 9 गुना कम हो जाएगा। एफ कितना हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा। किसी में कम करना तो जस्ट उससे भाग दे दो, है ना। जैसे 2 गुना करना था तो 2 से भाग दिया, 9 गुना करना था तो 9 से भाग दिया, उतना ही कम करना है तो उससे भाग दे दो, है ना, गुणा कर दिया था। जैसे 2 का 9 गुना कितना होगा, 2 9 में 18, है ना, तो उतना ही कम करना है
तो 2 का 9 बार, तो 2/9 कर दो इस तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर 3 रख के देख रहा हूँ, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी कितना हो जाएगा 9। अब करके देख लो, पहले x बराबर 1 रख के देखो तो f इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, y की वैल्यू कितनी है 10, x की जगह पर 1 रख के देखा तो कितना निकल के आया 10, है ना। अब x की जगह पर आप कितना रख के देख रहे हो 3 रख के देखा तो 3 का वर्ग 9, यानी 9 गुना कम हो रहा है। अब रख के देखो f इक्वल टू कितना है 10 बटे क्या है एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी रख के देख रहे हैं 3 का वर्ग हो गया 9, तो 10 और 10 का 9 गुना कम हो गया। यानी कि प्रोपोर्शनल और इन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर इस राशि को मैं इतना बढ़ा रहा हूँ तो वो मेन राशि भी उतनी ही बढ़ रही है, और इतना कम कर रहा हूँ तो वो राशि भी उतनी कम हो रही है। जैसे अगर मैंने x की जगह पर मान लीजिए कर दिया 3 नहीं 2, है ना, y की वैल्यू मान लीजिए मैं 18 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, y की वैल्यू मैं 18 मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ f इक्वल टू है बाय अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, y की वैल्यू कितनी है 18, तो f इक्वल टू कितना है 18 बटा एक्स स्क्वायर मान के चलो, एक्स स्क्वायर। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, f इन प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर की, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू कितनी x की वैल्यू 1 रख के देखूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 18। तो ये इसकी प्रथम राशि हो गई। अब आगे देखो x का मैं मान लीजिए 3 कर रहा हूँ, x की वैल्यू 3 मान के चल रहा हूँ, तो ये प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, यानी 1/3, x के ऊपर 3 रखो, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, यानी यहाँ पर इन प्रोपोर्शनल है 1/9 के, मतलब 9 की इन प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं इसे, है ना। और यहाँ पर भी रखे देखो f इक्वल टू कितना है 18 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 3 माना है तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, तो 18 में कितने का भाग दोगे, 9 का भाग दोगे तभी तो आएगा 2, तो यही तो ये कह रहा है 9। यानी कुल मिलाकर ये ऊपर की संख्या तो स्थायी है, उससे तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, परिवर्तन तो एक्स स्क्वायर के होने से हो रहा है, यानी उसके समानुपाती या उसके व्युत्क्रमानुपाती है। और यही समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो चीज़ें अभी ये हर चैप्टर में प्रयोग आने वाला है और लगभग हर कुछ कॉन्सेप्ट में लगने वाला है, इसके बिना न्यूमेरिकल तक सॉल्व नहीं होते। तो कुल मिलाकर हर जगह यूज होगा, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, इससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हर जगह आने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो ये समझ के चलो कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, है ना। व्युत्क्रमानुपाती भी मैंने आपको समझा दिया है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, आर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं कैसे लिखता हूँ, 1/r स्क्वायर, है ना। दूरी का वर्ग कितना होता है, आर का वर्ग, और व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि इन प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं, इन प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं। अब दोनों को कंबाइन करके लिखो। कूलम बाबा कह के गए थे Q1 इंटू Q2 के मल्टीप्लाई किए तो समानुपाती होगा, लेकिन आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती को बटे में लिखते हैं, अभी करवाए थे मैंने क्वेश्चन, ओके। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कोई कांस्टेंट निकल के आएगा, मान लीजिए k निकल के आ रहा है यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट, अबे यार अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, एफ जो है एफ इज इक्वल टू मान लीजिए बाय बटा एक्स स्क्वायर। तो इससे मैं क्या कह रहा हूँ कि एफ एक्स स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है। एक्स स्क्वायर को परिवर्तित करोगे तो परिवर्तित होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। बाकी यहाँ पर और क्या चीज़ है, बाकी यहाँ पर कांस्टेंट, अगर मैं समानुपाती को बराबर में करूँ तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर बाय निकल के आएगा, बाय बटा एक्स स्क्वायर। एफ इक्वल टू क्या है, बाय अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन बाय को हटा दूँ तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाय एक कांस्टेंट राशि है, इस पर ये एफ निर्भर नहीं कर रहा, वो निर्भर एक्स स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है ना। तो एक कांस्टेंट राशि तो है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती है, उस पर निर्भर कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, बाकी एक्चुअल वैल्यू कांस्टेंट है। तो अब मैं एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है, तो इसको मैं एफ समानुपाती Q1 Q2 आर स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि के तो कांस्टेंट राशि है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आवेश का मान बदल सकता है, मैंने आवेश 2 कूलम ले लिया, 3 कूलम ले लिया, 4 कूलम ले लिया, बदल सकता है। उनके बीच की दूरी 2 मीटर ले ली, 3 मीटर ले ली, 4 मीटर ले ली, दूरी बदल सकती है। तो दूरी बदल सकती है, आवेश बदल सकता है, लेकिन ये के तो कांस्टेंट राशि है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, है ना। तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बाकी ये कांस्टेंट क्या होता है, ये अगर आपके भेजे में नहीं जा रहे, वैसे मैंने जोर तो पूरा दिया है समझाने का, बट ये क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अगर आपके भेजे में नहीं घुस रहे अभी भी, तो भैया बार बार आएंगे, दोबारा आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये हमें तो किसी ने इतना समझाया भी नहीं था, पर धीरे धीरे सबको समझ में आ गया था। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है, के का मान कितना होता है भाई, आप बोल रहे हो कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि का तो कुछ ना कुछ तो मान होता है, वो बदलती थोड़ी है। अब जैसे आवेश है, वो तो 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है, 4 कूलम हो सकता है, इनके बीच की दूरी 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बदल भी सकती है। के की वैल्यू तो निर्धारित रहेगी, और अगर के की वैल्यू निर्धारित नहीं है, इसका मतलब ये तो के समानुपाती हो गया फिर है ना। मतलब के की वैल्यू डिपेंड है फिर, तो उस पर डिपेंड करेगा अगर बदल रही है बार बार मान, लेकिन नहीं बदल रहा, मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट यानी नहीं बदलेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, बाय का वैल्यू कितनी थी, 18 थी, निश्चित थी,
ठीक है। ऐसे ही के की वैल्यू निश्चित है जो होती है 1/4πε0। 4 क्या है, 4 होता है। पाई क्या है, 22/7 हो जाता है, आप सभी जानते हैं। पाई का मतलब 22/7, ये वृत्त से निकल के आता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है उसका। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती मतलब 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ निर्वात की विद्युतशीलता भी कह सकते हो, वायु की विद्युतशीलता भी कह सकते हो। निर्वात की विद्युतशीलता भी और वायु की विद्युतशीलता भी कह सकते हो। तो के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ ये के का मान है, 9 × 10⁹ लेकिन ये कब है, जब वायु या निर्वात हो। तो वायु निर्वात में मैं कह सकता हूँ k = 1/4πε0 = 9 × 10⁹ अभी समझ में आएगा सब कुछ। लेकिन वायु या निर्वात नहीं है, कोई दूसरा माध्यम है, किसी अन्य माध्यम के अंदर k = होता है 1/4πε0, नोट नहीं लिखेंगे, अब लिखना है एम का मतलब है किसी भी माध्यम के अंदर। अब ये माध्यम और माध्यम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, ऐसे नहीं मारूंगा, चिंता मत करो। मैं मान लीजिए आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, तो मैं ऐसे आपको थप्पड़ मारूंगा, बहुत जोर से लगेगा कि नहीं। जैसे हमारे टीचर हमारे हाथ पर इतनी मोटी लठियाँ तोड़ देते तो बहुत दर्द होता था। लेकिन वही अगर मैं पानी के अंदर मारूँ तो पानी के अंदर इतनी जोर से नहीं लगेगा, है ना। पानी के अंदर इतनी जोर से नहीं लगेगा, क्योंकि पानी एक अलग दबाव लगाएगा। पानी एक अलग माध्यम है, वायु एक अलग माध्यम है। तो माध्यम के ऊपर भी तो चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जो आवेश हैं दोनों, इनको मैं यहाँ लेके बल लगा रहा हूँ तो इनके ऊपर कुछ बल लगेगा। मैं अगर अंतरिक्ष में लेके बल लगाऊँ तो कुछ बल लगेगा। लेकिन क्या पानी में मैं इन दोनों आवेशों के ऊपर बल लगाऊँ, क्या वो समान लगेगा, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मेरे पास 2 चुंबक हैं, चुंबक को मान के चलो, चुंबक भी एक दूसरे पर बल लगाती हैं, एक दूसरे के तरफ पास आएंगे या दूर जाएंगे, है ना। तो दोनों के बीच आकर्षण है ना, चुंबक के बीच आकर्षण है, तो यहाँ पर चिपक जाएंगी, बहुत तेज़ स्पीड से चिपकेंगी। लेकिन वहीं मैं उनको पानी के अंदर चिपकाने की कोशिश करूँ तो उनकी चिपकने की जो स्पीड है थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो पानी अलग माध्यम हो गया। अगर मैं तिल के अंदर उनको चिपकाने की कोशिश करूँ तो और भी स्लो चिपकेंगी, क्योंकि वो एक अलग माध्यम हो गया। तो माध्यम के ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि नहीं। आप बोलोगे फिर तो यार फिर माध्यम तो परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब ये तो परिवर्तित राशि है यार। नहीं, देखो अपन जनरली जितने भी सूत्र यूज करने वाले हैं वो कौन से हैं, अपन जनरली जितने भी सूत्र यूज करने वाले हैं वो वायु के अंदर ही करने वाले हैं, निर्वात के अंदर ही करने वाले हैं, किसी माध्यम में तो करने वाले नहीं हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि माध्यम की विद्युतशीलता कहने का मतलब ये है कि हर माध्यम के लिए उसकी एक निर्धारित वैल्यू होती है। जैसे वायु के लिए मैं कह रहा हूँ, वायु के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ किसी दूसरे माध्यम के लिए वैल्यू अलग होगी। तो वैल्यू परिवर्तित नहीं हो रही, ये वैल्यू निर्धारित है जगह के हिसाब से। जगह के हिसाब से वैल्यू जो है निर्धारित है। जैसे मैं कहूँ आपका वजन, क्या आपका वजन एक परिवर्तित राशि है? नहीं, अभी आपका वजन जो है वो निर्धारित है। लेकिन चांद पर आपका वजन अलग हो जाएगा, तो वो तो जगह ही परिवर्तित कर दी ना आपने। तो वैसे तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका वजन एक परिवर्तित राशि है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो कांस्टेंट है। ठीक इसी तरीके से ये जो के है ये कांस्टेंट राशि है एक। लेकिन अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर अगर आप उसको माध्यम के अंदर ले जाओगे तो फिर एफ का मान थोड़ा सा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर के की वैल्यू बदल जाएगी। कि एक कांस्टेंट है जिसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है अगर इसको मैं वायु में लेके चल रहा हूँ तो k = 1/4πε बराबर 9 × 10⁹ निकल के आ रहा है। लेकिन अगर माध्यम के अंदर निकल के आऊँगा तो इसकी वैल्यू अलग होगी। अब क्या होगी भैया, माध्यम एक ही माध्यम थोड़ी है, पानी हो गया, तेल हो गया, माध्यम वेरी करता है वो किस माध्यम के अंदर है ना। ओके, तो ये कुल मिलाकर चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसकी यूनिट निकालो, है ना। यूनिट निकालना देखो वैसे तो आपको आता होगी, नहीं आती तो यहाँ पर देख लो कि F है K Q1 Q2 अपॉन R²। यूनिट यानी इकाई होता है, इकाई यानी किसी भी चीज़ को मापते हैं, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम के अंदर, है ना, वही। तो F यानी बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। = है K Q1 Q2 क्या होता है, आवेश होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, कूलाम का कूलाम में गुणा करोगे तो कूलाम का वर्ग। R क्या है, दूरी। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो दूरी का वर्ग यानी मीटर का वर्ग। तो यहाँ पर निकल के आ गया N = K c²। इसको क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, K की निकालनी है ना मान, तो K को इधर रखो, न्यूटन तो है ही, मीटर स्क्वायर को इधर पहुँचा दो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर को इधर पहुँचा दो तो कूलाम स्क्वायर। ये इस तरीके से K = निकल के आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के कूलाम स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूत हैं तो
अच्छी तरीके से समझ में आएगा नहीं है तो फिर देखो, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। जैसे आप पानी को मापते हो तो किलोग्राम, मीटर, लीटर, है ना। पानी को आप लीटर वगैरह में मापते होगे, 6 लीटर पानी, 7 लीटर पानी। वजन को किलोग्राम में मापते होंगे, ऐसे ही बल को मापा जाता है न्यूटन के अंदर, क्योंकि ये भौतिक राशि है, पहले भी बता चुके हैं तुमको। Q1 इंटू Q2 आवेश है। अब इसको भी मापते हैं, तो मैंने इसको भी बारे में आपको बताया, कूलम है इसकी मात्रक। R यार यानी उन दोनों के बीच की दूरी, तो इसको किस में मापोगे, मीटर में मापोगे, सेंटीमीटर में मापोगे। अपन मीटर लेके चल रहे हैं, कुल मिला के बात है मीटर लेके चल रहे हैं, है ना। तो F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो के की राशि अपन को निकालनी है, तो बल का क्या हो गया, न्यूटन हो गया। Q1 का क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 है, इसका भी कूलम हो गया, इसका भी कूलम हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। R स्क्वायर, R का क्या होता है, मीटर, मीटर का स्क्वायर, है ना। इन सभी का पश्चांतर कर दिया, तो के इजिकल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर निकल के आ गया। अब रही बात इसकी ऐसा यूनिट निकालने की, तो इसमें अलग फॉर्मूले लगेंगे, उनको बताऊंगा तो आपका दिमाग खराब होगा, इसीलिए छोड़ो चक्कर, बाद में बता दूंगा, समय आने पर चिंता न करो, भरोसा रखो मेरे ऊपर, है ना। तो ये क्या हो गया अपना कूलम बाबा का नियम हो गया। दोबारा समझ लो, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और एक कांस्टेंट यहाँ पर निकल के आता है, और इससे अपना सूत्र जनरेट होता है F इजिकल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये सूत्र जनरेट होता है। अब F इजिकल टू के की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणे 10 की घात 9। मान लीजिए मेरे पास दो आवेश हैं, एक 3 कूलम है, एक 4 कूलम है, तो 3 कूलम गुणे 4 कूलम करो, है ना, उसके समानुपाती होगा, है ना। ये तो गुणा में है। R स्क्वायर, दूरी मान लीजिए 2 मीटर है, तो 2 मीटर का वर्ग करो तो 4 हो गया, तो 4 से 4 कट गया, 9 3 27, 27 गुणे 10 की घात 9 बल निकल के आ रहा है इनके बीच लगने वाला। कुछ समझ में आया कि नहीं, है ना। मान लीजिए मेरे पास आवेश है, इधर Q1 की वैल्यू मेरे पास 2 कूलम है, Q2 की वैल्यू 4 कूलम है ना, और दूरी इनके बीच की 3 मीटर है। तो अब मेरे को पास आंसर निकाल के बताओ, फटाफट निकाल के बताओ। तो क्या करोगे, सूत्र लगा दो, F इजिकल टू के की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 वायु में निकाल रहे हैं, इंटू Q1 इंटू Q2, 4 दूनी 8, Q1 इंटू Q2 ही होता है ना, Q1 इंटू Q2, तो 4 दूनी 8 कर दिया, बटे दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग 3 का वर्ग 9, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 8 बटा 9, बस 9 से 9 उड़ गया, तो F इजिकल टू क्या निकल के आ गया, 8 गुणे 10 की घात 9। ये उनके बीच का बल निकल के आया, किस में, न्यूटन में। ओके, अब ध्यान से देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पास थोड़ा सा रखो, वैल्यू परिवर्तित कर दी हमने। Q बराबर हो गया 3 कूलम, Q2 बराबर हो गया 4 कूलम, है ना, और दूरी बराबर हो गया 2 मीटर। तो वैल्यू निकालो, F इजिकल टू वही के की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, है ना। अब 4 3 12, इनके बीच का मल्टीप्लाई हो गया, इनटू में कितना हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, 4 3 12, 9 3 27, F इजिकल टू क्या निकल के आ गया, 27 गुणे 10 की घात 9। अब भैया कैलकुलेशन तो आपको आती होगी थोड़ी बहुत, ये बिल्कुल ही चलो छोड़ो चक्कर। F इजिकल टू 27 गुणे 10 की घात 9 निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर गौर से ध्यान देने वाली बात है। F इजिकल टू 27 गुणे 10 की घात 9 निकल के आ रहा है, 8 गुणे 10 की घात 9 निकल के आ रहा है, तो 9 गुणे 10 की घात 9 इसमें भी यूज किया था, इसमें भी यूज किया था। बाकी Q1 का मान बदल दिया था, 2 कूलम 3 कूलम, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम कुछ भी दे सकता है। उनके बीच की दूरी 3 मीटर जरूरी थोड़ी है, 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर कुछ भी हो सकती है। लेकिन हाँ, अपन एक माध्यम के अंदर यूज करने वाले हैं वायु के अंदर, तो वायु के अंदर ये वैल्यू निर्धारित है 9 गुणे 10 की घात 9, और अगर माध्यम बदलोगे तो वहाँ पर वैल्यू उसकी निर्धारित हो जाएगी, यानी ये एक निर्धारित वैल्यू है। बाकी आवेश 2 कूलम बढ़ा दिया, 2 कूलम कम कर दिया, इधर आवेश कूलम, मतलब आवेश तो शिफ्ट होता रहता है, दूरी बढ़ घट सकती है। बाकी माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो निश्चित रहती है, माध्यम का परावैद्युतांक जो भी बोल सकते हो वो निश्चित रहता है। तो ये तो निश्चित है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो इसमें भी था इसमें भी था, दोनों में है। फर्क कैसे पड़ा, इसमें आवेश 2 कूलम 4 कूलम से 3 कूलम 4 कूलम हो गया, आवेश के मान में परिवर्तन आया, दूरी 3 मीटर थी दूरी 2 मीटर हो गई, तो आवेश और दूरी बदल रही है। यही तो कूलम चीचा बोल रहे थे कि आवेश और दूरी के ऊपर वेरी करता है, Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बाकी ये तो कांस्टेंट है, यही तो बस समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब जो शुरू में लेक्चर को देख के भागे होंगे यार मैया क्या पढ़ रहे हैं, तो उनका तो हो गया होगा, बट अभी तक आप बने होंगे तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आती जा रही होंगी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया। अब थोड़ा विद्युत क्षेत्र की ओर आते हैं। विद्युत क्षेत्र यानी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मैं बात करता हूँ चुंबक की, चुंबक को आवेश से रिलेट करके चलो, बिल्कुल सेम चीज़ है, या गुरुत्वाकर्षण को रिलेट करके चलो, ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, अपनी एक धरती है, ये दूसरी चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है, तो सूरज है वो धरती को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन क्या इससे अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, इससे दूर स्थित एक गैलेक्सी है, ज़्यादा भी दूर नहीं है, मतलब एक डिस्टेंस पर स्थित है, मतलब अपनी नज़दीकी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, सॉरी मिल्की वे तो अपनी का ही नाम है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, तो उस गैलेक्सी में भी कोई स्टार होगा बहुत दूर, कोई तारा होगा, तो क्या अपना सूरज उस तारे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा, बोलोगे नहीं लगा रहा यार, क्यों, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो गई उनके बीच की। मान लीजिए मेरे पास एक चुंबक है ये,
और दूसरी चुंबक है ये। अरे मान के चलो पास में रखी है तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। अब इसको मैं आगरा में रखूँ, दूसरी चुंबक को दिल्ली में रखूँ, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे? बोलोगे नहीं, क्या है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो दूरी हो गई ज़्यादा तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? अरे भैया वो उसकी रेंज से ही बाहर निकल गई, उसके क्षेत्र से ही बाहर निकल गई। तो यानी कि मेरे पास ये आवेश है, इसका एक चारों तरफ क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र के अंदर मैं किसी आवेश को रख देता हूँ तो वो उसके ऊपर बल लगाएगा। लेकिन यहाँ से मैंने 6 किलोमीटर दूर किसी आवेश को रख दिया तो आवेशों के मध्य बल थोड़ी लगेगा। आवेशों के मध्य बल कब लगेगा? जब वो उसके रेंज के अंदर हो, क्षेत्र के अंदर हो। तो यही विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है। विद्युत क्षेत्र को जनरली ई से दर्शाते हैं। ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंग्रेजी भाषा है, हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिसके अंदर अपन विद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन विद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक आवेश है Q, तो उसके ऊपर बल लग रहा है, उस आवेश के ऊपर बल लग रहा है। तो उस आवेश के ऊपर बल लग रहा है, वो कब लगेगा? जब कोई दूसरा आवेश अड़ोस पड़ोस में रखा होगा, तभी तो उस आवेश के ऊपर बल लग रहा होगा। यानी ये जो अपना आवेश है वो किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इसीलिए तो उस पर बल लग रहा है ना। जैसे हमारे पास चुंबक रखी हुई है ये, और ये चुंबक थोड़ी सी हिल डुल रही है, यानी कोई दूसरी चुंबक है जो इसके ऊपर बल लगा रही है, तो वो दूसरी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा। ठीक वैसे ही अगर बल लग रहा है यानी कि ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है किसी दूसरे आवेश के। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? जहाँ पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सके। ये शॉर्ट नोट्स ही हैं। अब देखो आपने सारी चीज़ें पढ़ सकी हैं, सारी थ्योरी एक्सपर्ट मतलब अच्छी तरीके से पढ़ रखी है। अब आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है। अपने देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह बल, विद्युत बल जिसका अनुभव किया जाए, वह क्षेत्र लो, वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत बल का अनुभव किया जाए। शॉर्ट नोट्स हो गए, बस काम खत्म। यहाँ पर तीव्रता यानी उसका सूत्र E इक्वल टू होता है F इक्वल टू क्यू। इस हिसाब से E इक्वल टू निकल के आ गया F अपॉन क्यू, है ना। E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू, हाँ बिल्कुल सही है। F अपॉन क्यू इस इक्वल क्यू इक्वल टू एफ ई, तो E इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। यार मैं भी ना कभी कभी हो जाता है यार। तो E इक्वल टू है क्यू अपॉन एफ, क्यू अपॉन एफ, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। एक मिनट यार कभी कभी ना ऐसे दौरे से उड़ते हैं। एफ अपॉन क्यू, तो ये क्यू अपॉन एफ नहीं, एफ अपॉन क्यू होगा। रुको, ई निकाल रहे हैं ना, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। मुझे ये वाला सूत्र याद रहता है तो मैं उससे इसको डिनोट कर लेता हूँ बार बार, है ना। ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है। इसका मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को मापनी है कि कहाँ पर कितना प्रबल विद्युत क्षेत्र। अब ऐसा थोड़ी एक विद्युत क्षेत्र समान होगा। जैसे एक चुंबक है, अगर इसके पास मैं दूसरे चुंबक को रखूँ तो ये बहुत तेज़ी से चिपकेगी, लेकिन थोड़ा दूर रखूँ तो इसके ऊपर बल लगने वाला है, वो बल कम होगा। मैंने देखो अभी आपको क्या बताया था, गौर से देखो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी ज़्यादा होगी एक आवेश से तो उस पर बल कम लगेगा, है ना। तो वही तो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक आवेश है प्लस क्यू, तो ये इसके पास दूसरा आवेश रखा हुआ है तो इस पर बल ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा आवेश रखा हुआ है तो इस पर बल कम लगेगा। जबकि यहाँ पर दूसरा आवेश रखा हुआ है तो इस पर बल और कम लगेगा, क्योंकि ये पास में है, ये थोड़ा दूर है, ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो दूरी पर क्या लग रहा है? बल डिफेंड कर रहा है। कूलम बाबा बोल के गए थे, है ना। तो अपन ये कल्पना करते हैं कि इससे मान लीजिए इस तरीके से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, इस तरीके से बहुत सारा विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। इनको रेखाओं से दर्शाते हैं क्योंकि रेखाओं से दर्शाना आसान होता है ना। इस तरीके से रेखाओं से दर्शा रहे हैं। रेखा 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 तो इस तरीके से रेखाओं से अपन दर्शा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, गौर से देखो, जहाँ पर रेखाएं ज़्यादा हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर देखो रेखाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 रेखाएं ज़्यादा हैं। अब इसी डिब्बे को मैं यहाँ पर बनाऊँ तो 2 रेखाएं आ रही हैं। देखो ये इनफैक्ट ये बड़ा ही है, ये वाला जो गोला बनाया मैंने ये इस वाले गोले से बड़ा ही है, लेकिन इसके अंदर फिर भी 2 रेखाएं आ रही हैं और इसके अंदर 3 रेखा आ रही हैं। यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम है। तो रेखाओं से दर्शाना आसान हुआ कि नहीं? और भी समझने की कोशिश करो, है ना। इसको मैं थोड़ा बेहतर तरीके से समझाता हूँ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंत तक देखते रहो, सब कुछ आपकी इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आप बोलोगे इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगल आला। लो,
अब मैंने क्या बनाए, 2 डिब्बे बनाए बड़े बड़े, वो भी एक डिब्बा ये रहा, थोड़ा सा ऐसा रख दें, ये इसकी फ़ोटोकॉपी गई, एक यहाँ पर गई है ना, और एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पर गई, एक, चलो छोड़ो। तो देखो, अब देखो मैंने टेक्निकली किया है, तो आप ये तो मान के चलो इन दोनों का जो साइज़ है वो बराबर है, इन दोनों का जो आकार है वो बराबर है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र यहाँ से आवेश, यहाँ पर आवेश रखा है, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इसको विद्युत क्षेत्र को ऐसे ही दर्शाते हैं विद्युत बल रेखाओं से, इनको विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब गौर से देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। अब ये आवेश के पास में रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र से कितनी रेखा निकलनी, एक ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, तीसरी ये जा रही है, 4 ये जा रही है, 5, यानी इसके अंदर टोटल 5 रेखाएं हैं, 5 रेखा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दूर रखा हुआ है और उतना ही बड़ा है, देख लो आकार उतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ से 1 रेखा और 2 रेखा ही जा रही है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से जा रही है 5 रेखा, यहाँ से जा रही है 2 रेखा, जबकि साइज बराबर है, तो यानी दूर रखने पर उसके अंदर से निकलने वाली रेखाओं की संख्या कम हो गई। और रेखा किसको डिनोट कर रही है, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को अपन रेखा से दर्शा रहे हैं, यानी इसके अंदर रेखा कम है, यानी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कम है, यानी यहाँ पर कोई भी मेरे पास आवेश रखा हुआ हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आवेश के पास में कोई आवेश रखा हुआ हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है। यही तो कूलम चाचा कहने की कोशिश कर रहे थे यार, कि अगर दूरी ज़्यादा हुई तो आवेश बल कम लगेगा, दूरी कम हुई तो बल ज़्यादा लगेगा, व्युत्क्रमणपाती है। और यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि दूरी पर डिपेंड कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की कोई पास में रखी हुई है, जहाँ पर ज़्यादा विद्युत क्षेत्र तो बल ज़्यादा लगेगा, और कम विद्युत क्षेत्र है तो बल कम लगेगा। तो अपन पता कैसे लगाएं कि यहाँ पर इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लग कितना रहा है। तो विद्युत क्षेत्र है क्या, विद्युत क्षेत्र एक एरिया है। अब इसकी तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, तो विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, बल ही तो लगा रहा है, तो अपने को बल ही तो मापना है, बल को ही मापना है ना। विद्युत क्षेत्र कुल मिला के बल ही लगा रहा है, उसकी तीव्रता क्या होती है, यानी वो कितना बल लगा रहा है। तो सीधी सी बात है, अपन ने एक परीक्षण आवेश ले लिया, एक आवेश ले लिया Q, है ना, इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, यानी एक अंक आवेश पर लगने वाला बल, एक अंक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र होता है F/Q। Q से डिवाइड कर दो ना F को, तो निकल के आ जाएगा। जैसे मान के चलो 10 मेरे पास 10 आम की कीमत है 20 रुपया, 10 आम की कीमत है 20 रुपया, ओके। तो एक आम की कीमत कितनी होगी, 20 को डिवाइड कर दो 10 से, 20 को डिवाइड कर दो 10 से, ओके, यानी आम की संख्या से डिवाइड कर दिया। मेरे पास मान लीजिए Q आवेश है, मेरे पास Q आवेश है, तो मेरे Q आवेश के ऊपर लगने वाला बल F है, Q आवेश के ऊपर बल कितना लग रहा है, F है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक अंक आवेश पर कितना बल लग रहा है, एक अंक आवेश पर, जैसे एक आम पर निकाला तो F को डिवाइड कर दो Q से। जैसे 10 आम 20 रुपये के थे, तो एक कितने का 20/10, तो Q आवेश पर F बल लग रहा है। तो मान लीजिए एक अंक आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो F को डिवाइड कर दो Q से। जैसे मान लीजिए 4 कूलम आवेश है, उसके ऊपर बल लग रहा है 18 न्यूटन, 12 न्यूटन, तो एक कूलम पर कितना लगेगा, 12 को जस्ट 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 12 3 न्यूटन। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, उसी को मैंने क्या है फॉर्मूले के रूप में रख दिया। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना है, F/Q, बल को डिवाइड कर दो Q से, है ना। और एकांक आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा है, इसी को तो अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पर कितना बल लग रहा है। एक छोटा सा आवेश रखूँ उस पर कितना बल लगेगा, यहाँ पर कम बल लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा लगेगा बल, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसी को तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E = क्या हो गया, F/Q। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलम। और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, बट वो आगे चल के देखेंगे कि कैसे निकल के आएगा, क्योंकि इसमें और भी सूत्र लगेंगे जो समझ में आएंगे नहीं, है ना। चीज़ें समय के साथ सीखें तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और मैंने आपको क्या बताया, इसको विद्युत बल रेखाओं से दर्शाते हैं। अब विद्युत बल रेखाओं, अब मैंने क्या बताया, आवेश और धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तो दोनों की प्रकृति तो समान होती नहीं है, दोनों की प्रकृति तो समान होती नहीं है। तो अगर मैं प्लस का विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही दर्शा रहा हूँ, ऐसे, और माइनस का विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही दर्शा रहा हूँ, ऐसे, तो दोनों जैसे ऐसे, तो दोनों के अंदर फ़र्क क्या रह रहा है, फिर दोनों ही समान है। लेकिन हम सभी जानते हैं प्लस और माइनस दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे मेरे पास प्लस Q आवेश है, इसका ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर मैंने दूसरा कोई आवेश रखा, ये Q आवेश, तो इसको ये प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दूर भेजेगा, है ना। जबकि यहाँ पर मान लीजिए मैंने प्लस Q रखा आवेश, यहाँ पर माइनस Q आवेश रखा, तो ये माइनस Q आवेश को क्या है, अपने पास खींचेगा,
माइनस क्यू आवेश को अपने पास खींचेगा। तो आवेश की प्रकृति अलग अलग है, तो आवेश की प्रकृति अलग अलग है, यानी कि देखो आगे आवेश समान था तो दूर भेज रहा था, विपरीत था तो पास खींच रहा है, यानी दिशा बदल रही है प्रकृति बदलने से, है ना। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, प्लस से आवेश विद्युत क्षेत्र को जाता हुआ दर्शाते हैं और माइनस से आवेश को आता हुआ दर्शाते हैं विद्युत बल रेखाओं को, क्योंकि ये डिफाइन करती हैं, मतलब दर्शाती हैं। अब दोनों को सेम बना दिए तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि प्लस का चित्र है या माइनस का चित्र है, लेकिन विद्युत रेखाएं जा रही हैं यानी प्लस है, आ रही हैं यानी कि नेगेटिव है, कुल मिलाकर बात है। तो अब यहाँ पर मैंने प्लस बना दिया, यहाँ पर मैंने माइनस बना दिया, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा बल रेखा इससे गई इस पर खत्म हुई, इससे गई इस पर खत्म हुई। और विद्युत जो मैग्नेटिक है, चुंबक है, उसको भी आप आगे चल के पढ़ने वाले हो, 12वीं के अंतर्गत ही आती है, तो उसको पढ़ोगे ना तो ये विद्युत बल रेखाओं का फंडा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है आपको, क्योंकि मेरे पास चुंबक भी रखी हुई है, तो मैं आपको करके भी बता दूंगा विद्युत रेखा किस तरीके से क्रिएट होती है। तो ये प्लस से क्रिएट हो रही है, माइनस पर खत्म हो रही है, क्योंकि प्लस से निकलती है और माइनस पर आके खत्म होती है ना, ऐसे ही बताते हैं ना, प्लस से निकलती है माइनस पर खत्म होती है। तो मेरे पास मान लीजिए 2 आवेश है ना, प्लस और माइनस, तो प्लस से रेखा गई माइनस पर खत्म हुई, प्लस से रेखा गई माइनस पर खत्म हुई, प्लस से रेखा गई माइनस पर खत्म हुई, प्लस से रेखा गई माइनस पर खत्म हो गई। ओके, प्लस से रेखा गई माइनस के ऊपर खत्म हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षण लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर खींचेंगे, क्योंकि इनमें से बल रेखा निकल के एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। लेकिन वहीं मैंने प्लस ले लिया और ये दूसरा प्लस ले लिया, एक प्लस ले लिया, दूसरा प्लस ले लिया, तो प्लस से भी विद्युत बल रेखा निकल रही हैं, है ना, और इस प्लस से भी विद्युत बल रेखा निकल रही हैं इस तरीके से। तो ये इधर नहीं जाएंगी, इस प्लस पर खत्म नहीं होंगी, ये दूर, ये एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षण दर्शाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, इनकी विद्युत बल रेखा कभी भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती, है ना। और मैं चुंबक के अंदर ये आपको करके बता दूंगा, या फिर आप पुरानी वीडियो देख लेना, मेरी डली होंगी, ओल्ड मैंने पहले बार पिछला पढ़ाया था तब, है ना। तो विद्युत बल रेखाओं तो कुल मिलाकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, चुंबक के अंदर और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये मान के चलो कि प्लस से रेखा निकल रही है, माइनस पर खत्म हो रही है, प्लस से निकल रही है, माइनस पर खत्म हो रही है। ओके, अब इनके गुण भी बता देते हैं आपको थोड़ा। गुण ये है कि पहला तो गुण यही है विद्युत बल रेखाओं का कि प्लस से निकलती हैं और माइनस पर खत्म होती है, प्लस से शुरू माइनस पर खत्म, तो उससे शुरू तो उस पर खत्म, बस। दूसरा क्या है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती भाई, फिजिक्स प्रकृति अपने नियमों को बचाने की कोशिश करती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यार मैं भी कभी नहीं काटती, क्यों, क्योंकि प्रकृति अपने नियमों को बचाने की कोशिश करती है, ये प्रकृति का नियम है, अपने रूल्स को बचाने की कोशिश करती है। अब अगर एक दूसरे को काटने लगी तो उनका रूल टूट जाएगा। कैसे, जैसे प्लस से ये रेखा गई, है ना, ये, और ये रेखा ऐसे चली गई, एक रेखा ऐसे, तो इसने एक दूसरे को काट दिया। जबकि विद्युत बल रेखाएं क्या दर्शाने की कोशिश करती हैं, विद्युत बल रेखाएं ये दर्शाने की कोशिश करती हैं कि इस आवेश की दिशा इधर है, इस आवेश की दिशा इधर है। जैसे इस प्लस आवेश से इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं, ये, है ना। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रही हैं, ये दर्शाने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर कोई मेरे पास आवेश रखा हुआ है, अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर इस दिशा में बल लगेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इस पर इस दिशा में बल लगेगा। यानी ये कुल मिलाकर प्लस आवेश की प्रकृति को दर्शा रही है, उसकी दिशा को दर्शाने का कोशिश कर रही हैं, है ना। वरना ये लिया क्या था, फिर तो अपन इसको भी ऐसे ही ले लेते। कुल मिला के डायरेक्शन का थोड़ा सा उल्टा सीधा हो रहा था ना, कि दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रभाव लगा रही है। अगर इसके सामने मैं प्लस को रखूँ तो ये दूर भेजेगा, जबकि इसके क्षेत्र में प्लस को रखूँ तो पास लाएगा। देख लो, प्लस के क्षेत्र में प्लस को रखूंगा तो दूर भेजेगा, जबकि माइनस के क्षेत्र में प्लस को रखूंगा तो पास लेके आएगा, पास लेके आएगा, एक दूर भेज रहा है। तो दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो दोनों की प्रकृति अलग अलग है, यानी दिशा को दर्शाने के लिए अपन ने क्या किया था, विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया। अब ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो आप क्या इसकी दिशा बता सकते हो, ये बता रहा है कि इसकी दिशा इधर है, यानी आवेश रखोगे तो इधर जाएगा, ये बता रहा है कि इसकी दिशा इधर है या फिर इधर है। तो एक आवेश की 2 दिशा संभव नहीं हो सकती ना, एक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है उसकी 2 दिशा संभव नहीं हो सकती, उसकी एक ही दिशा संभव होगी। तो इससे तो कुल मिला के फिजिक्स के रूल ही ब्रेक हो जाएंगे। तो ये एक रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटने वाली। तो अगर आपने प्लस आवेश और प्लस आवेश इस तरीके से रख दिया है तो इसकी विद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर ही जाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, दूर ही रहने की कोशिश करेंगे। हाँ, माइनस को लेके आओगे तो माइनस पर इस तरीके से जाके खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जैसे प्लस से एक रेखा ऐसे गई, दूसरी रेखा ऐसे गई, तीसरी रेखा ऐसे गई, ऐसे रहेंगी। ये हमारी ज़िंदगी में हो सकता है, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, लेकिन आवेश प्रॉपर एक शुद्ध लड़का है ना, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे तरीके से चलती है।
ये हो गया आवेश। देखो कूलम का नियम बिल्कुल सिंपल सी बात है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम का नियम था। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती यानी कि समानुपाती का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं दूध पी रहा हूँ तो मेरी हड्डियाँ मजबूत होंगी क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है ना, तो वो उसके समानुपाती है। लेकिन वहीं मैं कोई ऐसी चीज़ खा रहा हूँ, जैसे बार बार आइसक्रीम खाए जा रहा हूँ तो मेरी तबीयत डैमेज होगी फिर, है ना, सीधी सी बात है। तो मेरी जो तबीयत है, जो मेरा स्वास्थ्य है, वो व्युत्क्रमानुपाती है आइसक्रीम खाने के, लेकिन वो समानुपाती है किसके, दूध पीने के। और ओवरलोड गाड़ी हो जाए तो वो भी हानिकारक है क्योंकि उन पर अपने एग्जाम्पल को नहीं दे सकते, वो अभौतिक राशि है। भौतिक राशि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वो अभौतिक राशि है, उनको भौतिक राशि से रिलेटेड करने की कोशिश मत करना। आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास दूध की मात्रा ज़्यादा है तो उससे दही भी ज़्यादा बनेगा, और अगर आपके पास दूध की मात्रा कम है तो दही भी कम बनेगा। यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, एक को कम करने से दूसरा कम हो रहा है। और व्युत्क्रमानुपाती ये है कि ये देखो, है ना, ये भाई साहब हैं, ये अपने दौड़ रहे हैं, ये v वेग से दौड़ रहे हैं, मान लीजिए v स्पीड से दौड़ रहे हैं और ये दूरी कर रहे हैं, तो इनके द्वारा कवर की गई दूरी, या सॉरी यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से लेकर इन भाई साहब की दूरी इनके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है क्योंकि ये आगे भागते जा रहे हैं। लेकिन अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने लगे तो दूरी और भी स्पीड से कम होने लगी। यानी ये जितनी तेज़ भागेंगे ये दूरी उतनी तेज़ी से कम होगी। अब जैसे मेरे को दिल्ली से आगरा जाना है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूँ, बहुत स्पीड से जा रहा हूँ, तो मेरे और आगरा के बीच की दूरी कम हो रही है ना, आगरा की दूरी बहुत कम हो रही है क्योंकि मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ तेज़ स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूँ, यानी मैंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, तो उसकी और आगरा की और मेरे बीच की दूरी और कम होने लगी क्योंकि मैं और फास्ट से उसकी तरफ जाने लगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है कि स्पीड बढ़ा रहे हो तो दूरी कम हो रही है ना। तो यही होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बीच में, मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। पहले इसको मारो सेव, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होने वाला है, शायद विद्युत क्षेत्र को ही थोड़ा और अंदर अच्छी तरीके से देखेंगे। विद्युतदर्शी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करा दूँ, थ्योरी में आपका कुछ रहे ना, और जहाँ तक हो सकता है न्यूमेरिकल भी कराने की कोशिश करूँगा, है ना। आपकी कुल मिलाकर जो फिजिक्स है उसको मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।